हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है पीएफ की तरफ से, जो है हमारा लेटेस्ट अपडेट एबीआर स्कीम के अकॉर्डिंग उसके ऊपर दिया गया है। तो वो जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा काउंट करने वाला हूँ, थोड़ा सा जो भी नोटिफिकेशन उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो तक आप अंत तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए, वो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, आपको जो ईपीएफओ की जो एम्प्लॉयर साइट है उस पर आपको जाना है। आप यहाँ पे नीचे देखो तो आपको यहाँ लिखा रहा है FAQ ऑन ABRY, तो क्लिक हियर टू रीड डाउनलोडिंग। तो आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखे हैं। तो FAQ ऑन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो जो भी FAQ जिस पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार पर जितने भी आपके क्वेश्चन से डाउट है शायद इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी है वो इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं कवर किए थे वो स्कीम के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, 2 वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके आप चैनल चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो हम 4th पॉइंट इसमें कवर करना है, व्हाट डज रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉय मींस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विथ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर for the whom the employer has remitted EPS contribution through ECR file over the wages month of September 2020 up to due date shall be taken as reference base of employer for determined the eligible of any establishment। रेफरेंस बेस एम्प्लॉय मीन्स होता है कि स्कीम में सितंबर 2020 तक की जो आपने ECR फाइल की है उससे जो स्कीम का क्राइटेरिया था उससे ज़्यादा आपके नंबर ऐड होने चाहिए। जैसे आपके 50 थे तो आप अक्टूबर की अगर ECR फाइल करो तो आपके पास उसमें 52 एम्प्लॉय होंगे, तभी आप इसके लिए स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और जो न्यू स्कीम है जो 1/10/2020 से लेकर 30/6/2021 तक अगर न्यू एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर होती है, नया PF कोड लेती है, तो उसकी PF की कवरेज डेट होनी है वो 1/10/2020 या 30/6/2021 के बीच PF कवरेज डेट होनी चाहिए। तो उसके जो भी वर्कर सेल भी ट्रीटेड 0, तो उनको पूरा बेनिफिट उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये क्लियर है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट पीछे का बैक कवर लेने सोच रही हैं तो उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनकी PF की कवरेज डेट 1/10/2020 टू 30/6/2021 तक होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जो भी अगर लेने सोच रहे हैं तो अपना ध्यान से दें, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है, हु इज न्यू एम्प्लॉय फॉर पर्पज ऑफ ABRY स्कीम। अब नया एम्प्लॉय कौन है जो ABRY स्कीम के लिए एलिजिबल है। न्यू एम्प्लॉय मीन्स एनी एम्प्लॉय ड्राइंग EPF वेजेस लेस देन 15,000 पर मंथ। अब आपको इसमें बहुत सारा डाउट PF की तरफ से क्लियर हो गया है, क्योंकि पहले क्लियर नहीं थी कि ग्रॉस वेजेस है या EPF वेजेस। अब FAQ से पता चल गया कि जो PF जो इसमें क्राइटेरिया है वो EPF वेजेस, मतलब उसकी जो EPF वेजेस है वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मतलब 14,999 रुपये अगर उसके EPF वेजेस है, मतलब जिस पे आपका PF डिडक्शन करते हो, तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो आपको ध्यान रखना। और बाकी इसमें यही है कि आपके उसका 1/10/2020 अप टू लेके 30/6/2021 तक उसका UN नंबर नया जनरेट होना चाहिए और वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी उसको लिए बेनिफिट होगा। अगर वो 1 मार्च 2020 से अगर 30 सितंबर 2020 से अगर कोई भी जो उसकी जॉब चली जाती है और कहीं दोबारा ज्वाइन होता है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है, व्हाट इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्टर हु रिमिटेड PF ड्यूज थ्रू द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसका पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जिसका पेमेंट है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रिसीव्ड हो रही है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये एक नया ऑप्शन जब डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें नीचे आता है, जिसमें मेरे पास कमेंट भी आया था, अगर वो गलती से कर लिया था एक्सेप्ट तो क्या होगा। इन केस एनी एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट is a contractor providing manpower to one and more principal employer, then the employer's share of contribution of new employee shall not be claimed for the central government under this scheme for any wages month if the same is claimed to receive the principal employer concerned. If any such amount to principal employer is claimed from the central government, the scheme also claimed from principal employer, the same shall be liable to refund the central government। अगर आपने अगर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से क्लेम करना होगा, अगर आपने वो जो एम्प्लॉयर्स पार्ट है, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने अगर वो स्कीम से बेनिफिट लिया तो वो आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से वो क्लेम कवर्ड किया जाएगा, रिफंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रिफंड लेगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल बेनिफिट नहीं ले सकते। इसमें लिखा है कि इज ए कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड मैन पावर, मतलब जो भी मैन पावर सप्लायर है वो 1 या 1 से अधिक ज़्यादा उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, तो उसका एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पे नहीं करेगी, क्योंकि उसका पे ऑलरेडी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इन सच अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर शेयर बी क्लेम्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द स्कीम also claimed from principal employer the shall be liable to refund the central government। मतलब अगर आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रिफंड कर रहे हो और
गवर्नमेंट से भी रिफंड कर रहे हो तो बेनिफिट उसका जो भी कवर दोनों साइड से कवर कर रहे हो तो उसके लिए आप लाइबल होगे। तो एक कोऑर्डिनेटर को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डू द एस्टेब्लिशमेंट टू मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव बेनिफिट। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट है कि द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कंटिन्यू, जो नंबर वाला खेल चल रहा है कि आप अगर 50 से ज़्यादा तो 50 से कम है तो आपको 2, 50 से ज़्यादा है तो 5 एम्प्लॉय, तो वो आपको कैसे ऐड करने पड़ेंगे, वो मंथली है। तो इसमें लिखा है कि द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कंटिन्यू टू मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल न्यू एम्प्लॉय विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस ऑफ अवेलिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम इफ एनी वेजेस मंथ। In case the employer also does not maintain minimum additional new employees with reference base in particular month, the benefit of employer share and employee share, as the case may be, will not be admissible never for that month। तो आपको इस केस में कि आपको हर मंथ का जो नंबर वाला है कि आपको हर मंथ 5 एम्प्लॉय आपको ऐड करवाने होंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 5 या आपको 2 से कम एम्प्लॉय ऐड करवाओगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें साफ साफ लिखा है अगर आपको ये जो रेफरेंस नंबर का अगर आपने ये मिनिमम नंबर का मेंटेन नहीं किया तो आपकी स्कीम के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें इन एडिशनल मेंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल न्यू एम्प्लॉय, द ऑलरेडी रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कंटिन्यू टू रिटर्न द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेकन द रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर अवेलिंग स्कीम। मतलब जो भी इसका आप है कि वो आप 31 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको रेफरेंस नंबर दे रहा है कि आपको इतने एम्प्लॉय ऐड करवाने पड़ेंगे। अगर वो कंडीशन जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि क्या क्या कंडीशन है, जैसे 50 से अगर 50 से कम है तो आपको 2 एम्प्लॉय ऐड करवाने पड़ेंगे, और अगर 50 से ज़्यादा तो आपको 5 एम्प्लॉय ऐड करवाने पड़ेंगे। तो वो आपको ये कंडीशन रखनी है। ये हर मंथ आपको ये कंडीशन, जब भी आप अपना चालान पे करो तो आपको कंडीशन रखनी होगी। व्हाट इफ एन एम्प्लॉय सेटिस्फाइड द ऑल कंडीशन, अगर किसी एम्प्लॉय की EPF वेजेस 14,999 रुपये से ऊपर हो जाए तो उसके लिए एलिजिबल होगा। मतलब बीच के मंथ में अगर अभी वो उसकी EPF वेजेस 14,999 रुपये और कुछ महीने बाद उसकी सैलरी EPF वेजेस बढ़ जाए तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो, तो उसमें साफ साफ उस स्कीम के लिए वो इनएलिजिबल है, उसको ये बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ECR में उसका नॉट एलिजिबल आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है क्योंकि इसका अगर एम्प्लॉय ने यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिट बाय एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉयज टू अवेल दिस स्कीम टू इम्प्लीमेंट ABRI EPF हैज डिप्लॉयड इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ऑन एम्प्लॉयर्स पोर्टल। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको अपने बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ECR फाइल करके बताया था कि आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट करना है, फिर एम्प्लॉय ऐड करना है। तो वो आप अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट हैव टू डिक्लेयर रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉय एंड अपडेट फॉर्म 5 है रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय ऑन द पोर्टल। आपको फॉर्म 5 होता है वो आपको ऑनलाइन अपडेट करना है, और जो न्यू एम्प्लॉय ऐड होते हैं वो आपको पोर्टल पे अपडेट करने पड़ेंगे। At the time the submission of ECR on month-on basis, the employer shall be required to certify correction information furnished electronic ECR certificate declaration employment ECR। तो आपको मंथली ECR फाइल करनी पड़ेगी, उसी में आपका क्लियरिफाई हो जाएगा आपको किसको बेनिफिट मिलेगा और कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। फिर है कि हाउ विल बी न्यू एम्प्लॉय बी बेनिफिट बाय द स्कीम। तो इसमें दिखा है द मंथली एम्प्लॉयज EPF कॉन्ट्रीब्यूशन which liable to deduct from wages of employees now be paid the central government EPF account of new employees eligible for establishment, so there will be no deduct from wages of new employee will be higher take home salary। तो इसमें साफ साफ लिखा अगर आपकी एम्प्लॉय को उससे अगर उसका बेनिफिट मिल रहा है आपको तो उसका 12% आपकी उसकी सैलरी से आप डिडक्ट नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो 12% आपको उस एम्प्लॉय को ही टेक होम सैलरी में बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि ये 12% जो शेयर आप डिडक्शन कर रहे हैं उसकी ग्रोस सैलरी से वो आपके पास नहीं रखना, उसको एम्प्लॉय के पास ही वापस आपको मतलब उसका डिडक्शन ही 12% डिडक्शन ही नहीं करना है। नेक्स्ट है कि हाउ एन एम्प्लॉयर टू एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट बेनिफिट by the scheme. Employer of eligible establishment is not required to pay the share EPF and EPS contribution 12% of monthly wages of new employees establishment providing total number of employees his establishment up to 1,000 in wages month of September 2022. So their employers save this money. They also incentive employers are eligible establishment to return all their new employees and higher take home pay. तो इसमें यह है कि अगर आपका वो एम्प्लॉयर वाला जो 12% है
तो वो आपको एम्प्लॉय को पे नहीं करना है, वो आपको अपने पास रखना है, सो द एम्प्लॉयर द सेव द मनी, तो अपनी वो सैलरी बचा सके। तो ये इन्होंने दोनों के लिए बेनिफिट किया कि जो 12% है एम्प्लॉय वो अपने पास रखे, एम्प्लॉय जो 12% है वो अपने पास रखे, क्योंकि दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है। तो दोनों का आपको जो एम्प्लॉय पार्ट है वो भी आपको एम्प्लॉय को पे नहीं करना है, तो इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। तो 17 नंबर पॉइंट था। अब नेक्स्ट 18 पॉइंट था, कैन यू इलिस्ट्रेट द मॉनेटरी बेनिफिट द एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम। मतलब दे आर 500 एम्प्लॉय इन एस्टैब्लिशमेंट एज पर द ECR सितंबर 2020, और आपने 100 एम्प्लॉय अक्टूबर मंथ में ज्वाइन करवाए और सभी की सैलरी 10,000 रुपये। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो एम्प्लॉय की ECR फाइल करते हैं तो उसको 1200 रुपये PF 12% डिडक्शन होता है 10,000 रुपये पे। तो अगर वो 24 महीने काम करता है तो ये जो बेनिफिट स्कीम क्रेडिट है वो 2 साल तक मिलेगा। तो 2 साल मिलता है तो उसको 28,800 रुपये का उसको एक्स्ट्रा उसके टेक होम सैलरी बढ़ के उसको मिलेगा। तो मतलब 28,800 रुपये जो उसको PF में जमा होने थे वो तो जमा ही होंगे, प्लस उसकी टेक होम सैलरी भी 28,800 रुपये उसको बढ़ के मिलेगी। तो ये उन्होंने साफ साफ दिया है, एक एम्प्लॉय को 28,800 रुपये उसका बेनिफिट मिलने वाला है स्कीम में। और अगर एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, 1200 रुपये एक एम्प्लॉय को बचना, टोटल 100 एम्प्लॉय हैं तो 12,000 इंटू 24, तो उससे एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा 28,80,000 रुपये का, उसको 2 साल में उसको बेनिफिट होगा। तो ये जो टोटल बेनिफिट है वो इस एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा। तो 2 साल में एम्प्लॉयर को 28,80,000 रुपये का बेनिफिट होगा और एक एम्प्लॉय को मिलेगा 28,800 रुपये का बेनिफिट होगा। विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट विल एंटायर लाइबल टू अंडर EPF एंड MP एक्ट 95 टू एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट। तो आपको इसमें साफ साफ क्या एडमिन चार्ज आपको क्या पाएंगे, तो एडमिन चार्ज आपको न्यू और जो भी पुराने एम्प्लॉयर हैं वो आपको एडमिन चार्ज आपको ही पे करने पड़ेंगे। तो वेदर EPF एंड EPS contribution of all employee eligible establishment paid by the central government, no only those employees who satisfy the condition to be treated as new employees as maintained in the answer question 7। तो इसमें है कि ऑल एम्प्लॉयज़ को इसमें का गवर्नमेंट पे करके सभी सोच रहे हैं कि अभी जो बेनिफिट है वो सभी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा जो न्यू है और जो क्राइटेरिया जो कंडीशन रखी है गवर्नमेंट PF ने, तो उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। तो सभी को नहीं मिलेगा, तो जो न्यू एम्प्लॉय हैं जो मैंने ऊपर कंडीशन बताई है उन्हीं को ही मिलेगा। व्हाट हैपन इफ इन न्यू एम्प्लॉय शेयर EPF डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आप अपनी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करते हैं वो 12%, तो उस कंडीशन में क्या होगा एम्प्लॉयर का, तो इफ़ एम्प्लॉयर डिडक्ट एम्प्लॉय शेयर फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंड क्लेम द अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयर इज लायबल टू अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन एज पर लॉ अपार्ट फ्रॉम द रिकवरी ऑफ सच अमाउंट। अगर आप उसकी सैलरी से भी 12% डिडक्शन कर रहे हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो उसके आपके खिलाफ गवर्नमेंट PF आपको एक लीगल एक्शन भी आपके रिकवरी अमाउंट का आपको कर सकता है, लीगल एक्शन भी आपके हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपको जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन नहीं करना है जिसको भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब इस देयर एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू फाइल सेपरेट ECR फॉर दिस एलिजिबल एम्प्लॉय। तो आपको ओनली सेपरेट ECR ही फाइल करनी है, आपको एनी रिविजन करेक्शन मॉडिफिकेशन इनसे नोट बी अलाउड द क्लेमिंग ओनर। अगर आप एक ही ECR फाइल करोगे तभी आपको यह बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी अगर रिवीजन करते हो, करेक्शन करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो तो स्कीम आपके लिए अलाउड नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको करेक्ट 1 ECR रिटर्न फाइल करनी है। कैसे आपको ECR बनाना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है और उसका ECR टेक्स्ट फाइल में कैसे करना, तो वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि PF चार्ट कैलकुलेशन और उसको साइट पर कैसे अपलोड करें। तो आपको सिर्फ एक ECR 1 इलेक्ट्रॉनिक चलान मतलब कम जो चलान मतलब ECR फाइल करनी है वो आपको एक ही फाइल करनी है। अब नेक्स्ट इज देयर एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू फाइल एनी अदर इन्फॉर्मेशन अदर द ECR। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म 5 ये है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर्म 5 आपको डिजिटल मेंटेन करना है और अप्रूव डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड आल्सो नीड टू सबमिट डिक्लेरेशन एज पर द फॉर्मेट मेंटेन एंड पारा 9 ऑफ द स्कीम। तो आपको DSC आपको अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि उसमें KYC वगैरह अप्रूव करनी होती है। और फॉर्म 5 जो ऑनलाइन जो आपका डाटा एम्प्लॉयर का वो आपको अपडेटेड रखना है और जैसे वो DSC अप्रूव करने के काम आता है। तो आपके पास फॉर्म 5 है वो और DSC आपके पास होना चाहिए क्योंकि फॉर्म 5 लेटेस्ट अपडेट करें और उसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करें जिससे आपका लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन वो PF डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर अवेलेबल बेनिफिट। तो इसमें एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि जो भी मैंने डिटेल प्रोवाइड किए हैं वो करेक्ट हैं और जो भी मैंने फॉर्म 5 में डिटेल अपडेट किए हैं वो भी करेक्ट हैं, जिसमें
उनका सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन और रिचार्ज सबमिशन है, जो भी डिक्लेरेशन आपने सबमिट किया वो करेक्ट है और जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको सही है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो राइट करना। अगर गलत क्लेम करते हो तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन सकती है। व्हाट इफ़ एम्प्लॉयर फर्निश्ड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप डिपार्टमेंट को अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो उस केस में आपको क्या होगा। इफ़ इट रिलीव्स द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड डिक्लेरेशन मेड इलेक्ट्रॉनिक इन ECR और फॉर्म 5A अदरवाइज आर फॉल्स इनकरेक्ट, देन द एम्प्लॉयर विल बी लाइबल टू रिफंड the relief amount and also face the penal consequences of such contributions under the EPF Act 1952। अगर आप ECR फाइल करते हो या फॉर्म 5 में आपको गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको जो भी अमाउंट आपने बेनिफिट लिया तो आपसे रिफंड लिया जाएगा विथ डैमेज, पेनल और डैमेज के साथ। तो आप जो भी डिटेल दो करेक्ट दो, क्योंकि जो PMRP स्कीम में हम जो गलत बेनिफिट लिया था क्योंकि वो तो उसका भी उन्होंने पूरा इंटरेस्ट और डैमेज के साथ रिकवरी किया गया था, वो सभी एक्स्ट्रा सेमेस्टर से किया गया था। अभी एक इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखना कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आप 1/10/2020 या 30 से 2021 से पहले अगर आप 20 एम्प्लॉय से अगर आप कम से वॉलंटरी कवरेज लेते हो तो उसमें आपको 20 वॉलंटरी कवरेज रखना पड़ेगा और उन एम्प्लॉय को बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन वो 2 साल तक वही उस कवरेज होना चाहिए, तभी वो अपना पैसा निकाल पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बेनिफिट लेने के लिए आप कवरेज ले रहे हो तो आपको ये अगर बेनिफिट लेते हो तो वो दोनों मतलब जो भी 20 से एम्प्लॉय कम है तो वो 2 साल तक कंटिन्यू इस स्कीम में होने चाहिए और वो फाइनल विड्रॉल तभी कर पाएंगे तब ये 2 साल अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको 30 नंबर पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है और ये ध्यान रखना है। ये जो स्कीम है ये मैंने ऑलरेडी इस पर बताया हुआ पूरा एग्जांपल, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन आया था उसमें पूरा बताया था। अब एन एम्प्लॉय अगर मतलब UN है, अगर वो मैंने 30/12/2019 को ज्वाइन किया, फिर वहाँ से छोड़ के फिर मैंने 1 फरवरी 2020 को काम किया, फिर मैंने वो लेफ्ट हो गया वहाँ से 31 जुलाई 2020 को, फिर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ 1 अक्टूबर 2020 को और मेरी वेजेस मंथली वेजेस है 14,000 रुपये, तो उस केस में बेनिफिट स्कीम के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, तो उस केस में वो बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियरिटी हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स है कि कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं। व्हाट हैपन इफ एम्प्लॉयर हैज 35 जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ एम्प्लॉयर हैज फाइल ECR फॉर वेजेस मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर 2020 प्रायर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फैसिलिटी रजिस्टर अंडर द स्कीम। तो इसमें ये कि अगर आपने नवंबर अक्टूबर के अगर पहले से आपने पेमेंट कर दी तो उसका रिकवरी उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्होंने लिखा है कि wherever employer has filled the ECR wages month of October November 2020 period employment of facility of register under the scheme, benefit due under the scheme which is already remitted through ECR can be reimbursed through future adjustment। तो इसमें अगर आपके फ्यूचर भविष्य में आपका रिमर्समेंट भी कर दिया जाएगा। तो अभी इन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं किया, अगर आपने अक्टूबर नवंबर का कोई बेनिफिट नहीं लिया और ऑलरेडी आपने ECR फाइल कर दी तो शायद आपको फ्यूचर में इसका रिमर्समेंट एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो 35 पॉइंट में उन्होंने क्लियरिटी नहीं दिया कि फ्यूचर में आपका तो रिमर्समेंट है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान, तो ये इसमें बहुत सारे डूट थे कि अक्टूबर नवंबर का अगर हमने पेमेंट कर दी तो उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें यह कि फ्यूचर में आपका रिमर्समेंट मिल सकता है, क्योंकि इस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं किया है। नेक्स्ट कैन बी एन एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट फाइल ECR स्टिल रिसीव्ड बेनिफिट अंडर द स्कीम। द ECR फॉर एनी वेजेस मंथ ऑफ क्लेमिंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम हैज बीन फाइल्ड एलिजिबल नॉट लेटर देन 60 डेज। अगर आपने पेमेंट किया, जो भी आपने ECR फाइल किया, अगर वो 60 डेज़ के अंदर अगर मतलब 60 दिन के अंदर आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको 60 दिन के अगर बाद पहले पेमेंट नहीं कर रहे तो आप उसके बेनिफिट नहीं ले पाओगे। मतलब आपको 60 दिन के अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, साथ में आपको उसका जो भी आपको इंटरेस्ट डैमेज बनता है 7Q वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको स्कीम का बेनिफिट लेना है तो 60 दिन के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। तो ये अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो भी है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं मैं आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप अपना डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए, वहाँ से मैं ऐसे लेटेस्ट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं वो वहाँ पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।